हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लैग्रेंजेस मेथड से कैसे डायगोनलाइज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनलाइज करने के लिए जो लैग्रेंजेस मेथड हम यूज करते हैं वो हम आज यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, क्या है लैग्रेंजेस मेथड? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है। देखो दो सब्सक्रिप्ट सेम है, x1 x और x है। यहाँ भी x2 x2 x3 x3 x2 x3 x1 x2 x3 x1। ठीक है, तो सारी ही आपके पास x वाली टर्म्स हैं। ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। xi वाली टर्म्स हैं सारी की सारी, आपके पास ये बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको लैग्रेंजेस मेथड से हम डायगोनलाइज कैसे करेंगे? डायगोनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनलाइज करने के लिए हमें सिर्फ इस तरह की परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए होती हैं, इस तरह की टर्म्स नहीं चाहिए होती। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम x1 वाली सारी टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। क्या बनाइए, 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x3। ठीक है, बाकी टर्म्स बाद में आ जाएंगे। 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। इसमें से जो x1 स्क्वायर के साथ वाली टर्म है इसको हम बनाएंगे 1। इसको 1 बनाने के लिए 2 कॉमन लेना है। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस x1 x3, 2x1 x3। ठीक है, प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। ठीक है, अब इसमें से क्या किया, ये जो टर्म है इसको हमने बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा, x1 स्क्वायर और बाकी जो टर्म्स है उसमें से x1 हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर और a हमने यहाँ पे बना दिया, तो अंदर बचा x2 माइनस 2x3। ये b हो गया, हमें चाहिए होता है 2ab, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर दिया डिवाइड, तो एग्जैक्टली b ये टर्म आ गई। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो प्लस b स्क्वायर और करते हैं, x2 माइनस 2x3 बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर और ऊपर का भी स्क्वायर। अब कोई टर्म ऐड की है तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स x2 माइनस 2x3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4। बाकी टर्म्स प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। पहला बन गया परफेक्ट स्क्वायर, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब वो टर्म्स कलेक्ट करते हैं, माइनस x2 स्क्वायर प्लस 4x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3 बाय 2, 2 2 जा 4, परफेक्ट स्क्वायर मैंने खोल दिया, प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस 4x2 x3। अब इन टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x3 स्क्वायर यानी कि प्लस 3 बाय 2 x2 स्क्वायर, 2 माइनस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2। फिर आ गया x2 x3, x2 x3 के साथ यहां था माइनस 4, यहां कितना है प्लस 4 बाय 2 यानी प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 यानी कि माइनस 2 x2 x3। फिर बारी आती है x3 स्क्वायर, ये 3x3 स्क्वायर, यहां पे कितना है माइनस 2x3 स्क्वायर, माइनस 4 बाय 2 यानी कि माइनस 2x3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 यानी कि प्लस 1 x3 स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमने x2 वाली कॉमन लेनी है टर्म्स, जैसे हमने x1 वाली कलेक्ट की थी परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, अब x2 वाली इकट्ठी करके हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो x2 का कोएफिशिएंट करना है 1, 3 बाय 2 हमने कॉमन लेना है, सिर्फ ये दो टर्म्स लेनी है। अगर इस टर्म में से 3 बाय 2 कॉमन आया है तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 बाय 3, मतलब हम इस टर्म को 3 बाय 2 इंटू 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बाय 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 बाय 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 टाइम्स ये तो हो गया x1 प्लस x2 बाय 2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 टाइम्स x2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x2 इंटू 2 बाय 3 x3 बनेगा ये, तो b कितना आया 2 बाय 3 x3, तो 2 बाय 3 x3 का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी टर्म। अब क्या ऐड किया,
2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -3/2 टाइम्स 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9 स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया 2 टाइम्स x1 प्लस x2/2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस 3/2 x2 माइनस 2/3 का स्क्वायर। अब ये कितनी टर्म बची, ये बची 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 2/3 और ये कितना है 1 1 माइनस 2/3 इज प्लस 1/3 1/3 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स y1 स्क्वायर 3/2 टाइम्स y2 स्क्वायर 1/3 टाइम्स y3 का स्क्वायर। बन गए डायगोनल फॉर्म। आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं सारी की सारी, y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर, y1 y2 y2 y3 इस तरह की टर्म्स नहीं आ रही हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक डायगोनल फॉर्म बन गई। अब इस डायगोनल फॉर्म के लिए ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, हमने y1 किसे पुट किया था, y1 वाज x1 प्लस x2/2 माइनस x3, y2 is x2 minus 2/3 x3 and y3 is equal to x3। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखते हैं x is equal to py की फॉर्म में। x को हमने y वाले टर्म्स में लिखना है, तो यहां से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। x1 कितना आ गया, x3 कितना आ गया आपके पास y3 के इक्वल, x3 की वैल्यू इधर पुट कर दो, x2 is equal to y2 प्लस 2/3 x3, ये टर्म इधर चली जाएगी और x3 कितना है y3 है। फिर x1 निकालना है, x1 is equal to y1 प्लस x3 is y3, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा और माइनस x2/2, x2 की टर्म y2 प्लस 2/3 y3 यानी कि y1 माइनस 1/2 y2 और y3 के साथ कितना आएगा प्लस 1/3 माइनस 1/3 y3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 y3। ठीक है, तो ये बन गई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमने किस में फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ये हमारी डायगोनल फॉर्म है। अगर हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, दीज कांस्टेंट्स कम आउट टू बी 1। अगर ये हमें 1 चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं √2y1 का परफेक्ट स्क्वायर √3/2 y2 का परफेक्ट स्क्वायर 1/√3 y3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाई, √2 y1 को मैंने लिख दिया z1, √3/2 y2 को लिख दिया z2, 1/√3 y3 को लिख दिया z3। अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। दैट इज द कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज द डायगोनल फॉर्म जिसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं कुछ 2 3/2 1/3। दिस इज द डायगोनल फॉर्म। ये डायगोनल फॉर्म का पर्टिकुलर केस क्या आ रहा है, z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर, कॉन्स्टेंट्स 1 आ रहे हैं। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। ये प्लस या माइनस भी आ सकते हैं, तो ये दोनों केसेस में कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो डायगोनल फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म में भी हम लैग्रेंजेस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेबल बाइलिनियर फॉर्म। एक बाइलिनियर फॉर्म को हम फैक्टराइजेबल कब कहेंगे, बाइलिनियर फॉर्म हमारी क्या होती है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to m, समीशन j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi yj। मतलब हर एक टर्म 2 डिग्री की होती है। आपके पास एक xi आता है और एक yj टाइप की टर्म आती है। तो इन दो टाइप्स की टर्म की प्रोडक्ट वाली जो ये समीशन होती है, ये बाइलिनियर फॉर्म बनती है। अब इसमें से अगर xi वाला समीशन अलग आ जाए, yj वाला समीशन अलग हो जाए, तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इट इज फैक्टराइजेबल, कि हम इसके 2 फैक्टर बना सकते हैं, xi वाला अलग yj वाला अलग बना सकते हैं। तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होती है, अ बाइलिनियर फॉर्म इज फैक्टराइजेबल if and only if its rank is 1। अगर इसका रैंक
1 है, फैक्टराइजेबल होगी रैंक 1 आ जाएगा, रैंक 1 है तो फैक्टराइजेबल हो जाएगी। तो फर्स्ट हमने मान लिया, फर्स्ट सपोज दैट फॉर्म इज फैक्टराइजेबल, बाइलिनियर फॉर्म इज फैक्टराइजेबल, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन आई है तो यहां से क्या आया आपके पास, ए आई जे की वैल्यू क्या आई, इनका प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 to m समीशन j इज इक्वल टू 1 to n बी आई सी जे एक्स आई वाई जे, यानी कि एक्स आई वाई जे के साथ टर्म क्या आ रही है, बी आई इंटू सी जे वाली। तो ए आई जे की वैल्यू क्या आ गई, बी आई इंटू सी जे आ गई। ठीक है, अब सपोज ए आई जे इसकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो आती है वो मैट्रिक्स क्या आती है, ए आई जे आती है। और बाइलिनियर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, एक्स ट्रांसपोज ए वाई, और इसका रैंक कितना होता है, रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए वाई इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये हमारी डेफिनेशन है कि बाइलिनियर फॉर्म का रैंक क्या होगा, जो इसकी मैट्रिक्स का रैंक होगा। ठीक है, अब इसका मतलब मैंने मान लिया कि फॉर्म फैक्टराइजेबल है, रैंक अगर 1 निकालना है तो मुझे इस ए आई जे मैट्रिक्स का रैंक 1 निकालना है। इसका रैंक 1 कब आएगा, जब इसके 2 ऑर्डर के सारे माइनर 0 होंगे। तो कोई हम इसका 2 ऑर्डर का माइनर ले लेते हैं, वी कंसीडर एनी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ ए। कौन सा, एक ith रो में से 2 एंट्रीज ले लो, p वाली और q वाली, एक आप jth रो में से ले लो, pth कॉलम, jth रो, qth कॉलम। ठीक है, तो आपने ये एंट्रीज इसमें से ले ली। अब आपके पास क्या आया, माइनर मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या बना, ए आई पी इंटू ए जे क्यू माइनस ए आई क्यू इंटू ए जे पी, यही होगा, मल्टीप्लाई एंड माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन। तो ये बन गई आपके पास इसकी वैल्यू। इसमें हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, ए आई पी इज बी आई सी पी, ए जे क्यू इज बी जे सी क्यू, ए आई क्यू इज बी आई सी क्यू, ए जे पी इज बी जे सी पी, सी पी बी जे सी क्यू बी आई, सेम टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अगर सारे माइनर इसके 2 ऑर्डर के 0 हैं तो इसका मतलब इसका रैंक कितना हो गया, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके 2 ऑर्डर के सारे माइनर्स क्या वैल्यू दे रहे हैं, 0 वैल्यू दे रहे हैं। कन्वर्सली हमने मान लिया कि लेट ए का रैंक कितना है, 1 है। इसका मतलब इसकी जो नॉर्मल फॉर्म आएगी, नॉर्मल फॉर्म आपके पास उसमें सिर्फ एक ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो देयर एग्जिस्ट, नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होता है, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that P A Q is equal to 1 ऑर्डर की सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी सिर्फ 0। ठीक है, तो ये आपके पास पी ए क्यू बनेगी। अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लेते हैं, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं x इज इक्वल टू पी यू और y इज इक्वल टू क्यू वाई। हमने लिखा x इज इक्वल टू पी यू, y इज इक्वल टू क्यू वी, पी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर पुट करते हैं, क्या बनता है, x ट्रांसपोज ए वाई इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज यू का ट्रांसपोज ए वाई की वैल्यू क्यू वी। तो ये बन जाता है यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए क्यू वी, दैट मीन्स यू ट्रांसपोज पी ए क्यू वी। ये आ गया पी ए क्यू। पी ए क्यू ये वाली फॉर्म थी,
पुट कर दो यहाँ पे U ट्रांसपोज यानी कि U1 U2 अप टू UM। PAQ बन गया 1, बाकी सब 0। V कितना था, V1 V2 Vn, यही था। करो इसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो आ गया आपके पास U1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बाकी सारे कॉलम 0 हैं तो बाकी सारी एंट्रीज हो गई 0। जब आप इसे V1 V2 Vn से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, U1 इंटू V1। ठीक है, फैक्टर हो गए, दो टर्म्स की प्रोडक्ट आ गई U1 इंटू V1। अब इसको X और Y की फॉर्म में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां से अब हमने लिखा था कि P और Q कैसी मैट्रिसेस हैं, दे आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब इनका इनवर्स निकल सकता है, तो इनका इनवर्स लगाते हैं। हमने अभी सिर्फ रैंक 1 माना था, रैंक 1 माना था तो ये नॉर्मल फॉर्म बनी थी, नॉर्मल फॉर्म बनी थी तो इसको हम लिख सकते हैं U1 इंटू V1। अब हम इसका रिवर्स काम कर रहे हैं, हम इसको X Y में लेकर आएंगे। हमारे पास आया P एंड Q आर इन्वर्टिबल। इसका मतलब U हो गया आपके पास P ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू X। ठीक है, इसके इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही V हो गया Q इनवर्स इंटू Y। ठीक, U लिखते हैं, U आपके पास था U1 U2 अप टू UM। P कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी आपके पास, M क्रॉस M ऑर्डर की, तो हमने इसको लिख दिया P11 P12 अप टू P1M, P21 P22 अप टू P2M, PM1 PM2 PMM। X था आपके पास X1 X2 XM। क्या टर्म निकालनी है, सिर्फ U1 निकालनी है। U1 क्या है, इस कॉलम की पहली टर्म है, तो आपके पास पहला कॉलम निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या आया, P11 X1 प्लस P12 X2 अप टू सो ऑन P1M Xm। ठीक है, ऐसी V वाला निकाल दें, V वाला निकालेंगे तो क्या बनेगा, V आपके पास हो गया V1 V2 Vn, V1 V2 Vn। Q को हमने लिख दिया Q11 से Q1n, Q21 से Q2n, Qn1 से Qnn। Y था Y1 Y2 Yn। यही है ना कि X के लिए जो समीशन आ रहा है वो 1 से M तक आ रहा है, Y के लिए जो समीशन आ रहा है वो 1 से N तक आ रहा है, तो इसीलिए Y वाले में हमने N बाय N ऑर्डर लिया है, X वाले में हमने M बाय M ऑर्डर लिया है। अब यहां पे ऐसे ही V1 निकालेंगे, V1 निकालेंगे, क्या आ गया Q11 Y1 Q12 Y2 अप टू सो ऑन Q1n Yn। सिर्फ V1 निकालना था, पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो ये V1 आ गया। ये वैल्यूज इधर पुट कर दे, U1 इंटू V1, U1 इंटू V1 कितना आ गया आपके पास, P11 X1 प्लस P12 X2 सो ऑन अप टू P1n Xn इंटू Q11 Y1 Q12 Y2 अप टू सो ऑन Q1n Y। ठीक है, आ गई ये दो टर्म्स की, दो आपके पास, एक X1 में और एक Y1 Y2 Yn में, एक X1 X2 Xn में, एक Y1 Y2 Yn में, इस टाइप की टर्म्स की आ गई प्रोडक्ट। तो ये फॉर्म X ट्रांसपोज AY किसके इक्वल आ गई, दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में। इस तरह से ये दो की प्रोडक्ट बन गई। अगर ये प्रोडक्ट बन गई तो ये कैसी हो गई, इट इज फैक्टराइजेबल। तो बाइलिनियर फॉर्म फैक्टराइजेबल कब होगी, अगर आपके पास इसका रैंक 1 होगा। मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो आपके पास ये फैक्टराइजेबल है। पहले हमने प्रूफ किया कि फैक्टराइजेबल है तो मैट्रिक्स का रैंक 1 आता है, क्योंकि दो ऑर्डर के सारे माइनर्स इसके 0 हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की। सो नेक्स्ट इज फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म।
क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to n, ai xi xj, aij xi xj, दोनों का समीशन n तक, और दोनों आपके पास xi xi वाली फॉर्म में होंगे, xi xj। तो पहला हम इसको ब्रेकअप करते हैं, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n di xi, दूसरा बन गया समीशन j इज इक्वल टू 1 to n cj xj। यानी कि ये किस तरह से प्रोडक्ट लिखा गया, b1 x1 प्लस b2 x2 एंड सो ऑन bn xn। दूसरा आ गया c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन cn xn। तो अगर इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, देन इट इज फैक्टराइजेबल। इसका रिजल्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म इज फैक्टराइजेबल if and only if its rank is 1 or 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म फैक्टराइजेबल है। लेट क्वाड्रेटिक फॉर्म इज फैक्टराइजेबल। ठीक है, फैक्टराइजेबल हो गई, हमें इसका रैंक 1 या 2 शो करना है। तो इसके हम दो केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस कि आपके पास ये जो दो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, ये दो फैक्टर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल भी हो सकते हैं। दोनों में वेरिएबल सेम है ना, x1 x2 xn, x1 x2 xn, तो सिर्फ कांस्टेंट्स का फर्क है, b1 b2 bn है, यहाँ c1 c2 cn। ये कांस्टेंट सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 हो, यहाँ पे इनके मल्टीपल्स हो 2 4 6 8, इस तरह से मल्टीपल्स आ जाएं, तो ये एक दूसरे का मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि दे मे बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट फैक्टर्स हुए तो एक फैक्टर दूसरे का मल्टीपल हो जाएगा। हम इसे लिख देते हैं b1 x1 b2 x2 प्लस एंड सो ऑन bn xn इज इक्वल टू k टाइम्स c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन cn xn। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, x ट्रांसपोज ax से। तो x ट्रांसपोज ax कितना आ गया, c1 k इंटू c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन cn xn इंटू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस एंड सो ऑन cn। मतलब पहले इस वाली टर्म की वैल्यू k टाइम्स सेकेंड फैक्टर, फिर ये आपके पास सेकेंड वाला फैक्टर, यही लिखना था ना, फर्स्ट फैक्टर ये, इसको हमने k इंटू सेकेंड फैक्टर लिख दिया, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, एक फैक्टर दूसरे का मल्टीपल है। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया k इंटू इस फैक्टर का स्क्वायर, इस फैक्टर को हम y1 लिख सकते हैं, तो ky1 और y1। आपके पास क्या आ गई, सिर्फ एक टर्म आ रही है डायगोनल फॉर्म में, ये डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, हमने लिखा y1 इज c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन cn xn। ये हमने लगा दी ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के बाद ये बन गई आपकी डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म में कितनी टर्म्स आई हैं, एक ही आई है, y1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका रैंक कितना है, 1 है। डायगोनल में जितनी टर्म्स आती हैं उतनी ही यहाँ पर आपके पास टर्म्स आती हैं, और डायगोनल में कितनी टर्म्स आती हैं, जितना रैंक होता है। मतलब देखो, हमने कहा था कि अगर रैंक ऑफ ए आर के इक्वल है तो डायगोनल क्या निकल रहा था, dr। कौन सी एंट्रीज थी, k1 k2 kr, और फॉर्म क्या बन रही थी, k1 y1 स्क्वायर प्लस k2 y2 स्क्वायर एंड सो ऑन kr yr का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाती हैं इसकी डायगोनल फॉर्म्स। तो ये डायगोनल में आपके पास डायगोनल फॉर्म बन रही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म है, और इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, सिर्फ एक टर्म आ रही है। इसका मतलब इसका रैंक कितना हो गया, रैंक आ गया आपके पास 1। एक टर्म है तो रैंक आ गया 1। अब अगर ये फैक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो, सेकेंड केस, linearly independent factors, linear x transpose ax is equal to r into s।
मतलब इस फैक्टर को R लिख दिया, B1 X1 से लेकर Bn Xn तक, S लिख दिया C1 X1 से लेकर Cn Xn। इस R इंटू एस को हम लिखते हैं 1/4 R प्लस एस का स्क्वायर माइनस 1/4 R माइनस एस का स्क्वायर। ट्राई करके देख लो ये वैल्यू क्या आती है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS माइनस 1/4 R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2RS। ठीक है, 1/4 R स्क्वायर कैंसिल, 1/4 S स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आया 1/2RS, ये कितना आया प्लस 1/2RS, तो 1/2RS प्लस 1/2RS इज इक्वल टू RS। तो ये टर्म इसके इक्वल बन गई। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना आ जाता है R इंटू एस। तो इसको हम लिख देते हैं 1/4 Y1 स्क्वायर माइनस 1/4 Y2 स्क्वायर। तो Y1 आपके पास क्या बना, Y1 इज R प्लस एस, यानी कि Y1 में बना B1 प्लस C1 इंटू X1 B2 प्लस C2 इंटू X2, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, Bn प्लस Cn इंटू Xn। ठीक है, ऐसे ही Y2 में क्या बना, इनका डिफरेंस B1 माइनस C1 इंटू X1 B2 माइनस C2 इंटू X2 एंड सो ऑन Bn माइनस Cn इंटू Xn। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास दो फैक्टर्स का सम। अब दो फैक्टर्स की बात आ रही है, इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, क्योंकि डायगोनल फॉर्म बन रही है, स्क्वायर वाली टर्म्स है, सिर्फ डायगोनल फॉर्म है। डायगोनल फॉर्म में कितनी एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज हैं डायगोनल फॉर्म में, इसका मतलब रैंक कितना है 2 है। दो ही केस हो सकते हैं, या ये इंडिपेंडेंट होंगे या ये डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो रैंक 2, डिपेंडेंट होंगे तो रैंक 1 आ गया। कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्सली हमने मानना है कि रैंक आपके पास 1 या 2 है। अगर रैंक आपके पास 1 है, रैंक 1 है, तो ये आपके पास x ट्रांसपोज ax किस डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, या इसकी कैनोनिकल फॉर्म क्या आएगी, रैंक 1 है तो y1 स्क्वायर वाली टर्म आएगी। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है, कैनोनिकल लिख दो। कैनोनिकल में कांस्टेंट 1 या -1 होते हैं। k लिखना है, डायगोनल फॉर्म लिखनी है, कांस्टेंट लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया, k y1 इंटू y1, दो फैक्टर्स आ गए, फैक्टराइजेबल हो गई। अगर a का रैंक 2 है तो डायगोनल फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये दो टर्म्स a y1 स्क्वायर प्लस b y2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, a y1 अंडर रूट a y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट b y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें क्या किया मैंने, माइनस ऑफ अयोटा का भी स्क्वायर डाल दिया। माइनस अयोटा स्क्वायर इज -1, ये हो जाएगा टोटल +1। तो ये बन गया अंडर रूट a y1 माइनस अयोटा अंडर रूट b y2, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर अंडर रूट a y1 प्लस अयोटा अंडर रूट b y2। आ गए दो फैक्टर्स, और अगर ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट मीन्स इट इज फैक्टराइजेबल। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की क्या क्या टाइप हो सकती हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने लिख दिया कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास क्या हो सकती है, कैनोनिकल फॉर्म में समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, या तो yi स्क्वायर या फिर माइनस yi स्क्वायर। तो ये आपके पास या पॉजिटिव टर्म्स आएंगी या नेगेटिव टर्म्स आएंगी। इनका हम निकाल लेते हैं रैंक और इंडेक्स। किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, वहां से हम उस मैट्रिक्स को जब डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रैंक और इंडेक्स आ जाता है। जो डायगोनल फॉर्म है, उस डायगोनल फॉर्म के अंदर आपके पास जितनी भी नॉन जीरो टर्म्स आती हैं दैट इज रैंक, जितनी आपके पास पॉजिटिव टर्म्स आती हैं दैट इज इंडेक्स। तो अगर रैंक और इंडेक्स दोनों ही n के इक्वल आ जाए, जितनी इसमें टर्म्स हैं उतना ही आ जाए, तो ये कहलाती है पॉजिटिव डेफिनेट।
अगर रैंक आपके पास n आ जाए और इंडेक्स 0 हो जाए, सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव आ जाए डायगोनल फॉर्म में, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव डेफिनेट। फिर अगर रैंक n नहीं है, n से कम है, और जितना रैंक है वो सारा का सारा आपके पास इंडेक्स के इक्वल है, यानी सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही है ना। इंडेक्स क्या होता है कि जितनी नॉन जीरो है उसमें से पॉजिटिव, कितनी पॉजिटिव है, जितना उसका रैंक है, यानी सारी पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अगर ये रैंक पूरा का पूरा n हो जाए तो डेफिनेट, रैंक लेस देन n हो जाए तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। रैंक का मतलब आपके पास ये क्या आ गया कि कितनी नॉन जीरो टर्म्स है, और सारी की सारी अगर पॉजिटिव है, यानी इंडेक्स पूरा r के ही इक्वल है, तो पॉजिटिव की बात करेंगे। अगर कोई भी पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब सारी नेगेटिव है, सारी नेगेटिव है तो इंडेक्स कितना हो जाएगा, 0। 0 हो गया तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में रैंक अगर पूरा r n के इक्वल है तो डेफिनेट, अगर r लेस देन n है तो सेमी डेफिनेट। मतलब रैंक पूरा n है तो डेफिनेट, और रैंक आपके पास लेस देन n है तो सेमी डेफिनेट। अगर आपके पास इंडेक्स r के ही इक्वल आ रहा है तो पॉजिटिव, इंडेक्स अगर 0 आ रहा है तो नेगेटिव फॉर्म। ठीक, तो ये 4 ही तरह की फॉर्म्स आपके पास बनेंगी, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट या नेगेटिव सेमी डेफिनेट। अब हम बात करते हैं सिल्वेस्टर मेथड की, कि ये चेक करने के लिए, फॉर्म चेक करने के लिए सिल्वेस्टर मेथड क्या है। तो ये हमने 2 लिखी हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। पहले हम इनकी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, x1 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 x2 x3 x1 x2 x3, इस तरह से कोफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं। यहाँ x1 स्क्वायर का आएगा, ये x2 स्क्वायर का आ जाएगा, यहाँ पर x3 स्क्वायर का आ जाएगा। फिर x1 x2 का कितना है, -4, तो -2 इधर, -2 इधर। x1 x3 का कितना है, 4, तो 2 और 2। यहाँ पे किसका आएगा, x2 x3 का कितना है, -2, तो -1 और -1। ठीक है, हम निकालते हैं इसके प्रिंसिपल माइनर्स। प्रिंसिपल माइनर मतलब पहला वाला P1, ये क्या हो जाएगा, 6, सिर्फ ये टर्म। P2 सेकेंड ऑर्डर का माइनर, 6 -2 -2 3, 18 -4 दैट इज 14। P3 इज टोटल का डिटर्मिनेंट। ठीक है, टोटल का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाता है, टोटल का डिटर्मिनेंट आ जाता है 32। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर सारे के सारे प्रिंसिपल माइनस पॉजिटिव आ जाएं तो फॉर्म हो जाती है पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, अब इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं। -1 -2 -2, ये x1 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। फिर x1 x2 वाली, x1 x2 के साथ क्या है, 2, तो 1 1 आ गया। x2 x3 के साथ 2 है, x2 x3 के साथ x2 और x3 2 1 1। x1 x3 के साथ x1 x3 वाली टर्म नहीं है तो 0 0। ठीक है, अब प्रिंसिपल माइनर्स, P1 कितना आया, -1, P2 -1 1 1 -2 2 -1 +1, P3 टोटल का डिटर्मिनेंट, टोटल का डिटर्मिनेंट निकाल लो, -1 इंटू 4 -1, ये -1, ये रो ये कॉलम खत्म, -2, तो ये कितना आया, -1, 4 -1 इज 3, -3, और ये हो गया +2 -1। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट आते हैं, इस फॉर्म को हम क्या देते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, तो ये आपके पास है सिल्वेस्टर मेथड, पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट चेक करने के लिए। अगर सारे प्रिंसिपल माइनर्स, मतलब यहीं से हमने स्टार्ट करना है, फर्स्ट या 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट। अगर पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, इस तरह से आते हैं, प्रिंसिपल माइनर्स की ही बात करनी है तो ये बन जाएगी नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। Thank you.